हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रोफेशनल एथिक्स का सेकंड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल अपने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे कल, और आज हम लोग करेंगे सेकंड शेड्यूल। होप सो आप लोगों ने सारे क्वेश्चन बना लिए होंगे फर्स्ट शेड्यूल के। ये जो नोट्स मैं यूज कर रहा हूं आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। जब डाउनलोड करते करते टेलीग्राम तक पहुंच गए हो तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, मेरे ग्रुप को और चैनल को। एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और वीडियो लाइक कर देना अगर अभी तक वीडियो पसंद आई होगी तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड शेड्यूल की तरफ। सेकंड शेड्यूल की तरफ बढ़ने से पहले एक ओवरव्यू फटाफट ले लेते हैं, जो कि हम लोग हमेशा लेते हैं। तो सेकंड शेड्यूल में टोटल 3 पार्ट्स है, 1, 2, 3। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट है वो डील करता है सीए इन प्रैक्टिस के साथ, और इसमें टोटल 10 क्लॉजेज है। जो सेकंड शेड्यूल का पार्ट 2 है वो डील करता है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट जनरली, यानी कोई भी मेंबर है उसके लिए प्रैक्टिस सैलरी या कुछ भी कर रहा है, अगर वो सी है तो उसके ऊपर ये पार्ट 2 एप्लीकेबल हो जाता है। पार्ट 3 किसके लिए, पार्ट 3 भी है किसी के लिए भी, कोई भी सी है उसके लिए एप्लीकेबल है, सैलरी जॉब या कुछ भी कर रहा है सी है तो उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। बट ये अदर मिसकंडक्ट है, अदर मिसकंडक्ट याद करो कि अपने शेड्यूल 1 में भी एक अदर मिसकंडक्ट पढ़ के आए थे, 2 क्लॉज था जिसमें इस वाले में सिर्फ एक क्लॉज है, और बहुत बड़ा क्लॉज है भाई, अभी पढ़ेंगे तब पता चलेगा। तो सेकंड शेड्यूल में पार्ट 1, 2, 3 है, एक में 10, 4 और एक टोटल 15 क्लॉजेज अपने को करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सेकंड शेड्यूल की तरफ बढ़ते। फर्स्ट शेड्यूल की अगर वीडियो नहीं देखी है तो तुमको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, वहां से तुम चाहो तो देख सकते हो, या फिर तुमको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, या चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके तुम चेकआउट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं सेकंड शेड्यूल पार्ट 1। ठीक है, टोटल 10 क्लॉजेज है। तो ये लाइन अपने को हमेशा सबसे पहले लिखनी है, कल ही बताया था। अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट इन प्रैक्टिस शैल बी डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ, यानी अब मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट जो कि प्रैक्टिस में है वो डीम हो जाएगा गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर वो ये 10 क्लॉज में से कुछ भी एक करता है। तो क्या किया उसने, डिस्क्लोज कर दिया इन्फॉर्मेशन जो उसने एक्वायर की ड्यूरिंग इंगेजमेंट टू पर्सन अदर देन हिज क्लाइंट अनलेस परमिटेड बाय क्लाइंट और रिक्वायर्ड बाय लॉ। यानी जब आप कोई काम कर रहे हो, किसी क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता चली और वो इन्फॉर्मेशन आपने क्या की, उस क्लाइंट के अलावा किसी और के साथ भी साझा कर दी, तो इन्फॉर्मेशन साझा नहीं करना यार, ऑब्वियसली नहीं करना। उसका कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, बिजनेस से रिलेटेड है, तुम जाके बाजार में गाओगे तो उसके बिजनेस को हैम्पर हो जाएगा। तो दिस इज नॉट डन, कॉन्फिडेंशियलिटी का ब्रीच हो जाता है, तो ये नहीं कर सकते हो। लेकिन कर सकते हो अगर क्लाइंट नहीं परमिट किया, क्लाइंट बोलता है ठीक है चलो ये बता दो पब्लिक में, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, इसको बता दो। और या तो फिर रिक्वायर्ड बाय लॉ। अब लॉ मांगा है तो लॉ से तो ऊपर क्लाइंट है नहीं, अगर लॉ ने बोला है कि ये तुमको देना है तो ये तुमको देना ही चाहिए, फिर बात खत्म, फिर कुछ सुनना ही नहीं है, समझना ही नहीं है, वो देना ही पड़ेगा तुमको। लेकिन इस क्लॉज 1 में जो अपने क्रॉस रेफरेंस लेना है, ये याद रखना हर आंसर में आना चाहिए, मतलब डिपेंडिंग ऑन दी क्वेश्चन ट्राई करना इसको क्रॉस रेफर करने के लिए। विद 240 जो फ्रॉड से रिलेटेड है, 4312 वो भी फ्रॉड वाला 1 करोड़ वाला जो है, फिर पैरा 310 ऑफ कारो 2020 इससे भी रिलेट कर लेना, और पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल का क्लॉज 2 का। ठीक है, पार्ट 2 का क्लॉज 2 जो सेकंड शेड्यूल का, उसके साथ भी तुमको इसको लिंक करना। ये किस लिए लिंक कर रहे हैं, देखो सिंस ये सीए इन प्रैक्टिस के लिए है ना, ये जो तुम्हारा क्लॉज 2 है जो सेकंड शेड्यूल का पार्ट 2 में, ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है तुम्हारा रिलेटेड टू एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय भी कोई डेटा लीक नहीं कर सकता है। तो ये इसके साथ है, क्रॉस रेफर क्यों डाला, जो कि साथ में मिला के पढ़ेंगे, याद करो कल अपने साथ में मिला के पढ़े थे कितने सारे क्लॉज को, तो अच्छे से समझ में आ गया था, उसी तरह ये भी। तो सेकंड शेड्यूल का पार्ट 1 10 क्लॉज है। तो सबसे पहला क्लॉज क्या बोलता है कि आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा अगर आपने डिस्क्लोज कर दिया कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपने ऑब्टेन की ड्यूरिंग एंगेजमेंट, किसको, एनी पर्सन अदर देन क्लाइंट, बट आप कर सकते हो अगर परमिटेड बाय क्लाइंट या रिक्वायर्ड बाय लॉ। इसमें अपने को क्रॉस रेफर करना है 240 का, 4312 का, 310 ऑफ कारो का, एंड अपने को इसमें क्रॉस रेफर करना है क्लॉज 2 सेकंड शेड्यूल पार्ट 2। ठीक है, इसका क्रॉस रेफरेंस रख सकते हैं। देखो एक इलस्ट्रेशन है, मिस्टर पारिक एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वॉज इन्वाइटेड बाय चैम्बर ऑफ कॉमर्स टू प्रेजेंट अ पेपर इन सिनॉप्सिस ऑन द इशू फेसिंग इन इंडियन लेदर इंडस्ट्री। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ये कर सकते थे। During the course of his presentation, he shared some of the vital information of his client's business under the impression that it will help the nation to compete with other country. ये कोई reason नहीं है. Is it required by law? No. Was it permitted by client? No. Then you are guilty of professional misconduct under second schedule part 1 clause 1. Clause 1 और part 1 of second schedule में professional misconduct के लिए आप हो जाओगे। Such duties continue even after completion of assignment. तो दिस इज अ कीवर्ड, इसको एग्जाम में भूलना मत, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है
कि जब आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद भी ये आप पे एप्लीकेबल होता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मेरा तो ऑडिट हुए 5-6 साल हो गया, अब मैं तो बता ही सकता हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार अगर है तो फिर ये एप्लीकेबल है लाइफ लॉन्ग, मरते दम तक। क्लॉज 2, certify in his name or in name of firm, report on examination of financial statement unless such examination is conducted by him, his partner, his employee or CA in practice, another CA in practice। मतलब आपको सर्टिफाई नहीं करना है अपने नाम पे या अपने फर्म के नाम पे कोई भी रिपोर्ट ऑन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अनलेस अनलेस तुम वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करो या तुम्हारा पार्टनर कंडक्ट करे या तुम्हारा एम्प्लॉय कंडक्ट करे या कोई और सीए कंडक्ट करे। यानी आपने कई बार देखा होगा कि आपके फर्म में भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि काम कोई और करता है, साइन आपके प्रिंसिपल करते हैं, तो ये अलाउड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट वो कोई और जो काम कर रहा है वो कौन होना चाहिए? सीए होना चाहिए, वो सीए इन प्रैक्टिस होना चाहिए। कोई और सीए इन प्रैक्टिस अगर उसने कोई काम किया है और तुम एज अ सीओ तो तुम साइन कर सकते हो, लेकिन याद रखना ड्यू डिलीजेंस वगैरह तुम्हारी जिम्मेदारी है, वो खत्म नहीं होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारी होगी सिंस साइन तुमने किया है। तो सर्टिफाई आपको नहीं करना इन हिज नेम और इन द नेम ऑफ फर्म, रिपोर्ट ऑन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनलेस सच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड बाय हिम, या तो तुम खुद या तो तुम्हारा पार्टनर या तो तुम्हारा एम्प्लॉय या तो सीए इन प्रैक्टिस। कोई और सीए इन प्रैक्टिस अगर उसने काम किया तो तुम साइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नॉट एप्लीकेबल ऑन जॉइंट ऑडिटर, ऑब्वियसली जॉइंट ऑडिटर पे एप्लीकेबल नहीं होता है। एक बात याद रखना, जब भी क्लॉज 2 आएगा तो उसके साथ 7 और 8 चिपक के आएगा। जब भी क्लॉज 2 आएगा तो उसके साथ 7 और 8 चिपक के आएगा। जनरली मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन में एक साथ आएंगे। तो 7 और 8 क्या है? चलो 7 और 8 लगे हाथ तो अभी देख लेते हैं, ठीक है, घबराना मत। देखो क्लॉज 7 बात करता है ड्यू डिलीजेंस एंड ग्रॉस निग्लिजेंस का, ड्यू डिलीजेंस एंड ग्रॉस निग्लिजेंस का। यानी अगर कोई काम है, ठीक है, वो सीए कर रहा है तो उसमें उसको ड्यू डिलीजेंटली अच्छे से करना है, ठीक है। उसमें अगर कोई ग्रॉस निग्लिजेंट है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो सीए ही होगा, वो सीए इन प्रैक्टिस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। क्लॉज 7 इसकी बात करता है। क्लॉज 8 क्या बात करता है? क्लॉज 8 बात करता है अगर आप फेल टू ऑब्टेन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसे 500 का यहाँ पे रेफरेंस भी जाता है। अगर आप फेल हो जाते हो टू ऑब्टेन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो भी आप गिल्टी हो जाओगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के, याद रखना। और ओके चलो इधर आ जाओ। तो अगर आप सर्टिफाई कर दे तो अपने नाम पे या फर्म के नाम पे कोई भी रिपोर्ट और एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनलेस सच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड बाय हिम, पार्टनर, एम्प्लॉय या सीए इन प्रैक्टिस एंड अदर। बट क्लॉज 2 साथ एक साथ आता है, मतलब ड्यू डिलीजेंस की जिम्मेदारी आपकी है, ग्रॉस निग्लिजेंट की जिम्मेदारी आपकी है, और 8 नंबर क्या बोलता है? फेल टू ऑब्टेन सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस तो भी आप ही रिस्पॉन्सिबल होगे, भले ही काम किसी और ने किया हो। जैसे इसमें आ जाओ, इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। Mr. A, a chartered accountant, was an auditor of A Limited. A Limited के आप auditor थे। During the financial year 1920, the investment appeared in the balance sheet of the company of rupees 10 lakh and was the same amount as last year. Later on, it was found that company investment were only 25,000, but the value of investment was inflated for the purpose of obtaining higher bank loan. देखो 10 लाख उसने दिखाया, मैंने साइन करके दे दिया, हालांकि था 25,000। तो देखो मैंने एग्जामिनेशन नहीं किया है, मैंने एग्जामिनेशन अगर किया होता तो मुझको पता होता कि वो 25,000 होता है, तो क्लॉज 2 आएगा। मैंने डिलीजेंटली अपना काम नहीं किया, ड्यू डिलीजेंस और ग्रॉस निग्लिजेंट वाला पॉइंट आएगा, यानी क्लॉज 7। फिर क्लॉज 8 भी इसमें आएगा, क्यों? क्योंकि मैं फेल टू ऑब्टेन सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस, मैंने ऑडिट एविडेंस अब जितने चाहिए थे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट उतने कलेक्ट नहीं किए तो गए। तो इसमें मैं कहां चला जाऊंगा? तो मैं इसमें चला जाऊंगा 2, 7, 8। अब समझे कैसे क्लॉज को अप्लाई करना है। देखो क्लॉज 2 हम क्यों किए? क्योंकि हमने एग्जामिनेशन नहीं किया, ठीक है। फिर डज नॉट एक्सरसाइज ग्रॉस ड्यू, डज नॉट एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस एंड ग्रॉस निग्लिजेंट थे हम, तो इसीलिए क्लॉज 7 आ गया। फिर फेल टू ऑब्टेन सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, तो क्लॉज 8 आ गया। क्योंकि अगर हम ये सब किए होते तो मेरे को पता होता कि वो 10 लाख नहीं, वो 25,000 की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। गलती किए हो तो फंसोगे, वो भी 3-3 क्लॉज में फंसोगे। तो ये था अपना क्लॉज नंबर 2। तो क्लॉज 1 क्या था कि आपको क्या करना है क्लॉज 1 में? तो क्लॉज 1 क्या था कि आपको डिस्क्लोज नहीं करना है कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपने ऑब्टेन किया ड्यूरिंग इन्वेस्टमेंट अनलेस परमिटेड बाय लॉ और सॉरी परमिटेड बाय क्लाइंट और रिक्वायर्ड बाय
लो, ठीक है। 240 वगैरह का इसमें रेफरेंस आएगा। क्लॉज 2 क्या बोलता है, आपको सर्टिफाई नहीं करना है कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कोई भी स्टेटमेंट अगर आपने एग्जामिनेशन खुद से नहीं किया, या तो आपके पार्टनर ने किया, तो एम्प्लॉय ने किया, तो कोई सीए इन प्रैक्टिस ने नहीं किया, तो ठीक है। 2 के साथ 7 और 8 चिपक के आता है। 7 किसकी बात करता है, ग्रॉस निग्लिजेंट और ड्यू डिलिजेंस की, और 8 किसकी बात करता है, 8 बात करता है कि अगर आप फेल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होते हो तो। हो गया क्या, और नहीं पढ़ेंगे? 7 8 पढ़ेंगे ना जब वो आएगा, अभी बस इतना ही काफी है। अभी आओ क्लॉज 3 में। क्लॉज 3 क्या बोलता है, परमिट हिज नेम और फर्म नेम, तुम्हारा नाम या तुम्हारे फर्म का नाम यूज्ड इन कनेक्शन टू estimate earnings based upon future transaction that leads to believe that he vouches the accuracy of forecast। मतलब आपको और आपके फर्म को कोई भी ऐसी चीज सर्टिफाई नहीं करनी है जो बेस्ड होती है ऑन फ्यूचर ट्रांजैक्शन की। अगर ऐसा हुआ तो इतनी अर्निंग होगी, इस चीज को मैं वाउच करता हूं। ऐसा नहीं करने का है। क्यों? क्योंकि तुम सीए हो, ठीक है। तुम्हारा काम सट्टा लगाना नहीं है, सट्टेबाज नहीं हो तुम, ठीक है। तो ये चीज को याद रखना। क्लॉज 3 इज रिलेटेड टू सट्टाबाजी। सट्टाबाजी नहीं करने का है तुमको। परमिट हिज नेम और फर्म नेम यूज्ड इन कनेक्शन टू एस्टिमेट अर्निंग बेस्ड अपॉन फ्यूचर ट्रांजैक्शन दैट लीड टू बिलीव दैट ही वाउचेस द एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट। और इसमें भी 7 और 8 चिपक के आता है कभी कभी क्वेश्चन में। 7 क्या, ग्रॉस निग्लिजेंट, और 8 क्या हो गया, फेल टू ऑब्टेन सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस। अच्छा, एक है ऐसे 3400, एक है ऐसे 3400 जो कि क्या बोलता है, 3400 भी ऐसे है, हाँ बहुत है, उतने नहीं है वो, बीच में कुछ नहीं है वो, डायरेक्ट 3400 के आसपास है। तो एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये ऐसे बोलता है कि आप प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एग्जामिन कर सकते हो। तो ये तो ब्रीच हो जाएगा, क्योंकि हम नहीं कर सकते एस्टिमेट अर्निंग बेस्ड अपॉन फ्यूचर ट्रांजैक्शन, ये तो कर नहीं सकते। तो ऐसे क्या बोलता है कि मैं तुमको परमिट करता हूं टू पार्टिसिपेट इन प्रिपरेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर वाला फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो, प्रोवाइडेड तुमको उसमें बताना पड़ेगा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कहां से इंफॉर्मेशन ली तुमने, बेसिस ऑफ फोरकास्ट, किसके बेसिस पे तुमने फोरकास्ट किया, अजम्पशन यूज, क्या क्या तुमने अजम्पशन यूज की है, और it does not vouch the accuracy of forecast, and it does not vouch the accuracy of forecast, यानी हम ये नहीं बोलते कि ऐसा ही होगा, ऐसा हो सकता है। तो क्लॉज 3 क्या बोलता है, अब तुम्हारा नाम या तुम्हारा फर्म का नाम यूज नहीं करना इन कनेक्शन टू एस्टिमेट अर्निंग बेस्ड अपॉन फ्यूचर ट्रांजैक्शन दैट लीड टू बिलीव दैट ही वाउचेस द एक्यूरेसी ऑफ सच फोरकास्ट। ओके, बट ऐसे 3400 बोलता है कि तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, उसमें तुम बता देना कौन सा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है तुम्हारा, क्या बेसिस ऑफ फोरकास्ट है तुम्हारा, क्या क्या अजम्पशन यूज किए हो, और ये भी लिख देना साफ साफ कि यू डू नॉट वाउच द एक्यूरेसी ऑफ सच ट्रांजैक्शन, यू डू नॉट वाउच द एक्यूरेसी ऑफ सच फोरकास्ट। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसने 97 प्रोजेक्शन स्टेटमेंट है, उसको विदाउट वेरीफाइंग बेसिक डॉक्यूमेंट, वेरीफाई नहीं किया बेसिक डॉक्यूमेंट, ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच बैंक हैड एक्सटेंडेड द लोन अमाउंट, उसने 97 प्रोजेक्शन स्टेटमेंट बनाई और क्लाइंट को दी, बेसिक डॉक्यूमेंट्स भी नहीं देखा, बेसिस भी उसका नहीं देखा, बस साइन किया, दे दिया। तो कहाँ कहाँ फंसेगा, तो फंसेगा 3 में, 7 में, 8 में। 3 में क्यों फंसा, 3 में इसलिए फंसा क्योंकि वो फ्यूचर ट्रांजैक्शन के बेस पे वाउच कर दिया, ठीक है, जो कि नहीं करना है। 7 में क्यों फंसा, क्योंकि ग्रॉस निग्लेजेंट किया, और 8 में क्यों फंसा, क्योंकि सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर नहीं किया। क्योंकि बैंक, जब बाद में बैंक ने रिवील किया कि पर्सन फॉर हुम द रिस्पोंडेंट एंड इशू फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिड नॉट हैव एनी बिजनेस सोर्स फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन, उसके पास कोई बिजनेस सोर्स ही नहीं था प्रीपेमेंट ऑफ लोन का, तो गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट 3, 7 एंड 8, ये क्या था, ये केस लॉ था, ठीक है, डीजीएम इंस्पेक्शन का। तो क्लॉज 1 क्या हो गया, डिस्क्लोज नहीं करना इन्फॉर्मेशन। क्लॉज 2 क्या हो गया कि आपको सर्टिफाई नहीं करना जब तक आप खुद काम नहीं कर लो या कोई और सी उस पर काम ना कर ले, आपका एम्प्लॉय, आपका पार्टनर। क्लॉज 3 क्या था अपना, क्लॉज 3 था अपना, अच्छा 2 के साथ 7 8 चिपक के आता है। क्लॉज 3 क्या था, सट्टेबाजी वाला, तो उसमें आपको नहीं पढ़ना है, और इसमें भी 7 और 8 चिपक के आता है। अब आते हैं हम लोग क्लॉज 4। क्लॉज 4 क्या बोलता है, आपको एक्सप्रेस नहीं करना ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन विच ही हिमसेल्फ या पार्टनर या फर्म हैव सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, ठीक है। मान लो एक एंटिटी है, उस एंटिटी में आप या आपका पार्टनर या आपका फर्म का अगर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, तो आप उस एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपना ओपिनियन नहीं दे सकते हो, इन शॉर्ट आप उसका ऑडिट नहीं कर सकते हो। तो क्लॉज 4 में आप बाध्य हो जाओगे। इसमें देखने वाली बात यह है
कि रिलेटिव के लिए काउंसिल गाइडलाइन है, ठीक है, 2008, ठीक है, रिलेटिव के लिए काउंसिल गाइडलाइन है। रिलेटिव एएस 18 वाला अपने को देखना है, बहू और दामाद उसमें इंक्लूड नहीं होते हैं, याद रखना। यानी फॉर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट ऑफ रिलेटिव आप गिल्टी हो जाओगे सेकंड शेड्यूल पार्ट 2 क्लॉज 1 में। सेकंड शेड्यूल पार्ट 2 क्लॉज 1 क्या बोलता है कि अगर आप कुछ भी कॉन्ट्रावेन करते हो ना, कोई भी एक्ट, प्रोविजन या गाइडलाइन वगैरह कॉन्ट्रावेन करते हो, तो आप यहाँ पे आप गिल्टी हो जाओगे, ठीक है। 141 3D ये याद है आपको, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे अगर आप या आपका पार्टनर या तो आपका रिलेटिव हैव इंटरेस्ट और होल्डिंग सिक्योरिटी इन कंपनी, होल्डिंग सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी, रिलेटिव में होल्ड सिक्योरिटी अप टू 1 लाख इन द कंपनी। ये वाला प्रोविजन आपको याद है, तो ये यहाँ पे क्यों लिखा, क्रॉस रेफर करने के लिए, ठीक है। तो क्लॉज 4 क्या बोलता है कि आपको एक्सप्रेस नहीं करना ओपिनियन किसी भी ऐसी एंटिटी में जिसमें सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है आपका या आपके पार्टनर का, आपका फर्म का। प्लस आप उस एंटिटी में भी अपना एक्सप्रेस नहीं कर सकते ओपिनियन जिसमें आपका रिलेटिव का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, क्योंकि अगर आप वहां कर दोगे तो आप फंस जाओगे सेकेंड शेड्यूल का पार्ट 2 का क्लॉज 1 में। देखा मिला के पढ़ने का नतीजा। अब आते हैं क्लॉज 5 में। अगर आप फेल्स to disclose material fact known to him that is not disclosed in financial statement which concerned him in professional capacity, which required to disclose in financial statement to make financial statement not misleading। यानी आप फेल हो जाते हो डिस्क्लोज करने के लिए क्या, कोई मटेरियल फैक्ट जो आपको पता था, कोई एक ऐसा मटेरियल फैक्ट है जो आप डिस्क्लोज नहीं कर पाए, जो आपको पता था, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी नहीं है, लेकिन उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होना चाहिए था ताकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग ना हो। इट मे बी ऑब्जर्व दैट दिस क्लॉज रेफर टू फेलियर टू डिस्क्लोज अ मटेरियल फैक्ट। अब मटेरियल फैक्ट किस पे डिपेंड करता है, मटेरियलिटी पे। मटेरियलिटी किस पे डिपेंड करती है, 320 पे, ऐसे 320 पे। तो इसके हिसाब से मटेरियलिटी पहले डिटरमाइन करेंगे, फिर देखेंगे कि वो फैक्ट मटेरियल था कि भी नहीं था, और अगर वो मटेरियल था तो क्या ऑडिटर फेल टू डिस्क्लोज हो गया क्या, और ये फैक्ट क्या ऑडिटर को पता भी था, और ये फैक्ट क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं है, लेकिन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होना चाहिए था ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग ना हो, बट ये नहीं है, इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग है। Fail to report to shareholder of a company about non creation of a sinking fund in accordance with debenture trust deed। ठीक है, ये एक मटेरियल फैक्ट है, कंपनी को सिंकिंग फंड बनाना चाहिए था एज पर डिबेंचर ट्रस्ट डीड, ये मेरे को पता था और ये नहीं बना, तो ये कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका क्लॉज 5 में। चूंकि मैं फेल टू डिस्क्लोज हो गया, ये एक मटेरियल फैक्ट था, मेरे को पता था, ये डिस्क्लोज नहीं हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब ये बना ही नहीं, तो ऑब्वियसली डिस्क्लोज नहीं हुआ, लेकिन ये बनना चाहिए था ताकि मिसलीडिंग ना हो। तो ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो क्लॉज 5 में गिल्टी हो जाएंगे। The chartered accountant was duty bound to see that the nature and subject matter of charge over the security and the nature and mode of valuation of sinking fund investment were disclosed in the balance sheet in accordance with Form F. He was found guilty of misconduct. Failed to examine how debt became bad and were written off। ठीक है, डेट रिटर्न ऑफ हो गया, पर वो कैसे हुआ ये सब नहीं पता, वो फेल टू एग्जामिन हो गया, तो ये क्लॉज 5 में भी चला जाएगा, और याद रखना ये 7 में भी चला जाएगा और 8 में भी चला जाएगा। 8 में क्यों, फेल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, और 7 में क्यों, ग्रॉस नेग्लिजेंट एंड ड्यू डिलिजेंस। तो इसमें 7 और 8 भी आप लिख सकते हो। Where a chartered accountant had not disclosed the fact that a large amount of loan have been given out of the fund of the employee provident fund to employer company in contravention to rule of provident fund। अच्छा, ये केस लॉ था, इस केस लॉ में क्या हुआ कि कंपनी है उसने क्या किया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से लोन दे दिया, वो भी लार्ज अमाउंट का, तो ये मटीरियल है, ठीक है, ये डिस्क्लोज तो हुआ नहीं है, होना चाहिए था। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने क्या बोला, हाई कोर्ट बोला नॉट गिल्टी, ठीक है, बोलता है ये ऑडिटर का ड्यूटी नहीं है कि हर एक को जा जाके बताएगा। बाद में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया और उसने बोला कि ये गिल्टी है, गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है अंडर क्लॉज 5। तो कौन सा सबसे बड़ा होता है, सुप्रीम कोर्ट, तो कौन सा एप्लीकेबल होगा, आप सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो अब यही माना जाएगा कि अगर ऐसा किया है तो गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। एग्जाम में क्या करेंगे, अगर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों का केसेस याद है तो दोनों लिख के आना, और एंड में ये लिखना ही वॉज देयर फॉर गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर क्लॉज 5। अगर दोनों लिख सकते हो तो काफी अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे इस वाले क्वेश्चन में। ये केस लॉ है, इसके ऊपर आ सकते हैं क्वेश्चन, डायरेक्टली आते हैं।
क्लॉज 6, क्लॉज 1 क्या था, इंफॉर्मेशन मत देना। क्लॉज 2 क्या था, सर्टिफाई मत करना जब तक तुमने उस पर काम नहीं किया है। क्लॉज 3 क्या था, तो सट्टेबाजी वाला। क्लॉज 4 क्या था, तुम्हारा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट वाला। क्लॉज 5 क्या था, मटेरियल फैक्ट है अगर उसको तुमने डिस्क्लोज नहीं किया जो तुमको पता था और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी नहीं है लेकिन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होना चाहिए था ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग ना हो, तो वो वाला था। अब आगे हम लोग क्लॉज 6 में, क्लॉज 6 क्या बात करता है, अगर आप फेल टू रिपोर्ट मटेरियल मिस स्टेटमेंट, वहां क्या मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज था, यहाँ क्या है रिपोर्ट मटेरियल मिस स्टेटमेंट नोन टू हिम दैट अपीयर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वहां क्या था अपीयर नहीं कर रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, यहाँ अपीयर कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में विच कंसर्न हिम एज इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक मटेरियल मिस स्टेटमेंट है जो मेरे को पता था और मैंने उसके ऊपर रिपोर्ट नहीं किया, मैंने उसके ऊपर रिपोर्ट नहीं किया। दोनों के बीच में बारीक डिफरेंस है 5 और 6 में। 5 डिस्क्लोज की बात करता है, 6 रिपोर्ट की बात करता है। 5 मटेरियल फैक्ट की बात करता है, 6 मटेरियल मिसस्टेटमेंट की बात करता है। 5 जो है नॉट डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो वाला मटेरियल फैक्ट है जो, और यहाँ पे क्या जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है वो अपीयर कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मेरे को पता है लेकिन मैंने फिर भी नहीं बताया। A company did not provide for depreciation, and although the chartered accountant was aware that company has under-provided depreciation, he did not bring out the fact in his report. Held the chartered accountant was guilty of professional misconduct under the clause, yet failed to disclose a material fact known to him, but disclosure of such was necessary to make the material misstatement not misleading. तो ये किस में आ जाएगा, ये अपना आ जाएगा क्लॉज 5 में, ठीक है। A respondent failed to give disclosure of contingent liability in the financial statement. Omission of such information from financial statement make them misleading and thereby reflect gross negligence on the part of the respondent. ठीक है, तो ये क्लॉज 6 में भी चले जाएंगे और क्लॉज 7 में भी चले जाएंगे क्योंकि मिसलीडिंग भी हो गया, प्लस नंबर 7 क्या बोलता है, ग्रॉस निग्लिजेंस एंड ड्यू डिलिजेंस वाला पार्ट। A chartered accountant was appointed to represent, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार मार्क लगा देना, एग्जाम में आने के हाई चांसेस होते हैं और ये आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे अगर आप पढ़ोगे नहीं तो। चार्टर्ड अकाउंटेंट वाज अपॉइंटेड टू रिप्रेजेंट अ कंपनी बिफोर टैक्स अथॉरिटी, उसने सबमिट किया कुछ इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन टू अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट विच वेर फाउंड टू बी फॉल्स एंड मिसलीडिंग। मतलब आप एक टैक्स कंसल्टेंट की तरह गए, आपको अथॉरिटी के पास रिप्रेजेंट करना था, आपको कुछ फैक्ट्स वगैरह चाहिए थे, वो अपने क्लाइंट से मांगे, क्लाइंट ने आपको फैक्ट दिया, आपने जाके उसके सामने रख दिया इनकम टैक्स ऑफिसर के पास। लेकिन यहाँ ये हुआ कि जो भी फैक्ट आपको क्लाइंट ने दिया ना वो क्या था, वो फेक था, गलत था। Although the statement prepared were based on incorrect facts and misleading, the chartered accountant had only submitted them acting on instruction of his client as an authorized representative, and chartered accountant would not be liable for professional misconduct. Very much important, ये एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि मैं तो सिर्फ एक्ट कर रहा हूं ना, मेरा कुछ नहीं है, आई एम जस्ट एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। तो यहाँ पे जो भी केस लगेगा वो क्लाइंट पे लगेगा, मेरे पे नहीं लगेगा फॉर सबमिटिंग फॉल्स स्टेटमेंट। क्लॉज 7 ड्यू डिलीजेंस एंड ग्रॉस नेग्लिजेंस, सब तब से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसमें क्या होता है देखो, चार्टर्ड अकाउंटेंट फेल टू इंडिकेट द मोड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर एज रिक्वायर्ड बाय कंपनी, ग्रॉस नेग्लिजेंट हो गया। wrongly certified the increase in paid up capital of private company in balance sheet without proper evidence, evidence भी नहीं मिला, तो क्लॉज 8 भी लगेगा, क्लॉज 7 भी लगेगा और क्लॉज 9 भी लगेगा। क्लॉज 9 क्या होता है, क्लॉज 9 जो आपका होता है वो यहाँ पे आता है कि फेल टू इनवाइट अटेंशन टू मटेरियल डिपार्चर फ्रॉम जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रोसीजर या प्रैक्टिस। अभी करेंगे तो समझ में आ जाएगा। Whether chartered accountant appointed as an auditor of Madras branch of a limited company in Bombay was charged with failure to report on Bombay office that some entry in bank passbook had not been passed through cash book of the branch, cash book में एंट्री नहीं हुई, तो इसके लिए मैं ग्रॉस नेग्लिजेंस में चला जाऊंगा 7 में। A certificate issued by chartered accountant to a proprietor of a firm relying on his आर्टिकल क्लर्क फॉर हिज करेक्टनेस, यानी आर्टिकल ने कोई काम किया, आपने कोई काम किया, उसमें कुछ गलती निकल गई लेकिन आपका प्रिंसिपल ने उसको साइन कर दिया था बिना आप पे रिलाई करके, बिना उसको चेक किए हुए, तो उसमें कुछ गलती निकलेगी, तो क्लॉज 7 में वो चला जाएगा। Accountant gives clean report on the balance sheet
whereas the report on special audit conducted subsequently certain irregularity, तो तुम क्लॉज 7 में चले जाओगे। याद है आप लोग पढ़ते हैं ना कि अपने क्या होता है, रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देते। दिस इज एक्चुअली मतलब कह सकते हो कि होता है, बट द प्रॉब्लम मीन कि आप क्लॉज 7 में फंस जाओगे इन दैट सिनेरियो। अगर आप बोलोगे कि मैंने तो सैम्पलिंग वगैरह की, उसमें मेरे को गलती नहीं मिली, तो क्लॉज 7 में आप फंस जाओगे कि आपने गिल्टी है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का, चूंकि आपने ग्रॉस नेग्लिजेंस या प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं किया ड्यू डिलिजेंस को। Fail to make reference in income tax certificate prescribed by ABC to report which has separately submitted to the newspaper concerned, which did not represent the current affair in all respect, but which was not sent by the newspaper to the bureau। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये नहीं पढ़ोगे तो ये वाला नहीं कर पाओगे। इसके लिए क्या था, ही वॉज गिल्टी फॉर 7 and 9। 9 जब पढ़ेंगे तब समझ जाएगा। अच्छा, एक रेजिग्नेशन लेटर था। कंप्लेनेंट मतलब यहाँ पे हो गया तुम्हारा डायरेक्टर, एंड तुम्हारा रिस्पोंडेंट मतलब हो गया सीए। तो डायरेक्टर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी वाज फॉर्ज्ड एज अ सिग्नेचर ऑफ द डायरेक्टर वाज सिंपली कॉपी एंड पेस्टेड, एंड द सीए हैड सर्टिफाइड फॉर्म 32 ऑन द डायरेक्टर्स फॉर्ज्ड रेजिग्नेशन लेटर विच हैव बीन फाइल। यानी डायरेक्टर ने रेजिग्नेशन लेटर फाइल नहीं किया था, किसी ने उसका फॉर्ज करके सिग्नेचर को फाइल कर दिया, और हम एज अ सीए उसको सर्टिफाई कर दिया और फॉर्म 32 जमा कर दिए। तो इन दिस सिनेरियो में क्या हो जाएगा, जो सीए है वही रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर दिस, और वो क्लॉज 7 में गिल्टी हो जाएगा। पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल क्लॉज 7 में वो गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट केस लॉ था, तो इसको भी स्टार मार्क कर लेना। अब क्लॉज 8 ऑलरेडी पढ़ रहे, 7 8 साथ में आता है। फेल टू ऑब्टेन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओपिनियन दिया और आप फेल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हो गए, तो आप क्लॉज 8 में चले जाओगे। इसको SF 500 का तुमको रेफरेंस देना है। एग्जांपल, ऑडिट रिपोर्ट आपने यूज किया विदाउट कलेक्टिंग ऑडिट एविडेंस, और इसका तो बहुत सारे एग्जांपल ऊपर पढ़ के ही आए हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इशू किया सर्टिफिकेट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ अ periodical विदाउट गोइंग इनटू मोस्ट एलिमेंट्री डिटेल ऑफ हाउ द सर्कुलेशन ऑफ periodical वाज बीइंग मेंटेन। तो ये तो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट किया नहीं, तो 8 में तो जाएंगे, प्लस 7 में भी जाएंगे बिकॉज ऑफ ग्रॉस नेग्लिजेंट एंड ड्यू डिलिजेंस। तो आप ध्यान दो, 7 और 8 चिपक के ही आते हैं, और 7 तो मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में आप 7 लगा सकते हो। इनफैक्ट फर्स्ट शेड्यूल में भी अगर कुछ है तो उसमें भी आप 7 का इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, फर्स्ट सेकंड ऐसे कोई बाइफर्केशन नहीं है, एग्जाम में आपको बोलेगा नहीं कि सिर्फ फर्स्ट लगाना है कि सेकंड लगाना है, आपको आपके हिसाब से सोचना है। तो किसी में अगर फर्स्ट लग रहा है तो उसमें सेकंड भी लग सकता है। तो ऐसा मत सोचना कि दोनों में से आइदर और नहीं है, दोनों भी लग सकता है अगर सिनेरियो वैसा है तो। क्लॉज 9 क्या बोलता है, अगर आप फेल टू इनवाइट अटेंशन ऑफ मटेरियल डिपार्चर फ्रॉम जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रोसीजर, ठीक है, सिंपल है। अगर आप फेल टू इनवाइट कर दे तो अटेंशन टू मटेरियल डिपार्चर, कोई डिपार्चर होता है फ्रॉम गैप जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रोसीजर से, और उसमें आप अटेंशन नहीं ला के देते हो, तो आप क्लॉज 9 में गिल्टी हो जाओगे। Chartered accountant did not conduct sample checking of the bank account in relation to accounts of the company, and did not carry out watching with respect to transaction reflected in the account of the company, and depended upon his assistant who was a chartered accountant and experienced clerk who were entrusted with auditing work। यानी एक सीए था, उसके यहाँ काम करता था, वो उसके ऊपर रिलाई करके खुद से चेक नहीं किया। तो 7 8 9 तीनों में चले जाओगे तुम, क्योंकि जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रोसीजर से आपका मटेरियल डिपार्चर हो गया, आप उसमें नहीं लगा पाए, टेंशन नहीं ला पाए। The form of certificate prescribed by Audit Bureau of Circulation Limited did not permit any alteration or expression being given in the certificate itself। ठीक है, मतलब एक सर्टिफिकेट देना था और उसमें कुछ भी गलती होता है तो हम उस सर्टिफिकेट में नहीं लिख सकते। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज रिकॉर्डेड इन अ सेपरेट रिपोर्ट द ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर्स। और अच्छा, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ये भी आप बिना पढ़े नहीं कर पाओगे। Except making a report which explained the correct position, he had no authority to indicate in the certificate itself the true position। तो उसने क्या किया, अब उस सर्टिफिकेट में तो मैं नहीं लिख सकता ना ट्रू पोजीशन क्या है, तो मैंने क्या किया, एक सेपरेट रिपोर्ट बनाया और उसमें मैंने लिख दिया। बट द सेपरेट रिपोर्ट विच हैड सेंट अलॉन्ग विद द इनकम सर्टिफिकेट टू द न्यूज़पेपर कंसर्न हैड नॉट बीन फॉरवर्डेड बाय न्यूज़पेपर टू ब्यूरो। न्यूज़पेपर वाले ने ब्यूरो को दिया ही नहीं, तो क्या होगा, it was only later on that ABC introduced the change in the procedure of audit by permitting a report being sent along with income certificate in various columns were subject to his separate report। Okay,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिल्टी हो जाएगा 7 और 9 में, 7 और 9 में, 8 में नहीं। 8 में क्यों नहीं होगा, क्योंकि एविडेंस तो हमने प्रॉपरली सारे अक्यूमुलेट ही किए ना। यहाँ क्या हुआ कि अपने को सर्टिफिकेट एक देना था, वो सर्टिफिकेट पे अपने कुछ लिख नहीं सकते थे, तो फिर क्या हो गया, लेटर ऑन हमने क्या किया, एक सेपरेट रिपोर्ट बनाया, वो सर्टिफिकेट है अटैच किया और सेंड कर दिया न्यूज़पेपर को। न्यूज़पेपर ने ब्यूरो को दिया ही नहीं, तो न्यूज़पेपर ने ब्यूरो को नहीं दिया, फिर भी मैं ही गिल्टी हो जाऊंगा 7 और 9 में। क्योंकि later on ABC introduced a change in the procedure of the audit by permitting a report being sent along with income certificate in various column were subject to separate report। तो मेरे को ध्यान रखना चाहिए था कि वो न्यूज़पेपर वाले ने उसको सेंड कर दिया हो ब्यूरो को, अगर उसने नहीं किया है तो इसके लिए भी मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। Chartered accountant as a concurrent auditor of bank carried out his duty recklessly, did not exercise due diligence, failed to obtain sufficient information and failed to invite attention to material departure from accounting policies। तो यहाँ पे अपने क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपने हो जाएगा 7, 8, 9 तीनों लग जाएगा, 7, 8 और 9 तीनों लग जाएगा। तो होप्स आपको समझ में आ रहा होगा। अगर अभी तक समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, वीडियो को लाइक करना भूलना मत और कमेंट करना भी भूलना मत। अच्छा, एक और बात है कि कंपनी ऑडिट की जो वीडियो लास्ट टाइम में आप डाली हुई है वही सेम है, कोई अमेंडमेंट नहीं है, तो चाहो तो उसको भी देख सकते हो। तो प्रोफेशनल एथिक्स और कंपनी ऑडिट मेजोरिटी ऑफ दी 30 मार्क्स तुम्हारा कवर हो जाएगा यहाँ पे। तो काफी अच्छे से ऐसे कवर हो जाए, सॉरी काफी अच्छे से ऑडिट कवर हो जाएगा। और SQC 1 की भी वीडियो डली हुई है, वो भी देख लेना। SQC 1 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार समझ में आ जाएगा तो बाकी ऐसे पढ़ने में आपको काफी हेल्प होगा। चलो आ जाते हैं क्लॉज 10 में। Fails to keep money of client in separate bank account or use for intended purpose within reasonable time। ठीक है। स्कैम 1992 याद है, उसमें क्या करता है याद करो, उसमें भी वो जो पैसा रहता है 2-3 दिन के लिए सेपरेट बैंक अकाउंट में डालना पड़ता, पर वो क्या करता है उसको इन्वेस्ट कर देता, वो नहीं अलाउड था। तो उसी तरह ये भी प्रोविजन है क्लॉज 10, क्या बोलता है, फेल्स टू कीप द मनी ऑफ क्लाइंट इन सेपरेट बैंक अकाउंट और यूज फॉर इंटेंडेड पर्पस विद इन रीजनेबल टाइम। अच्छा, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा डिफैल्केशन या इम्बेजलमेंट ऑफ मनी, ठीक है, तब ये वाला अप्लाई मत करना। वहां पे अप्लाई होगा सेकंड शेड्यूल पार्ट 2 क्लॉज 4, क्योंकि उसको इसीलिए बनाया गया है। सेकंड शेड्यूल पार्ट 2 क्लॉज 4 में डिफैल्केशन एंड इम्बेजलमेंट ऑफ मनी से रिलेटेड लिखा हुआ है, तो डायरेक्टली वही अप्लाई होगा। क्योंकि हमने यह पढ़े, अगर कोई चीज स्पेसिफिकली है तो वो अप्लाई करते हैं, जनरल प्रोविजन अप्लाई नहीं करते हैं उसके ऊपर। तो ये स्पेसिफिकली अगर दिया हुआ है तो इसके लिए यही अप्लाई करना। और अपने क्या कर रहे हैं अभी, पार्ट 1 सेकेंड शेड्यूल का क्लॉज नंबर 10, जो कि बोलता है कि आपको अगर क्लाइंट ने कोई पैसा दिया तो उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखो, और या तो वो किसी पर्पस के लिए दिया है तो उसी पर्पस के लिए यूज करो, वो भी रीजनेबल टाइम के अंदर। Misappropriated the fund of the client by way of converting a saving bank account in his individual name to that of joint account with the client without consent and fraudulently discharged 3 FDR। तो ध्यान दो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ ये है कि उसने सेविंग अकाउंट था क्लाइंट का, उसने फॉल्सफुली उसको जॉइंट में कन्वर्ट कर दिया और 3 FDR को एग्जीक्यूट कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया 3 FDR को। तो वो गिल्टी हो जाएंगे क्लॉज 10 में, जो कि फेल टू कीप द मनी यूज फॉर इंटेंडेड पर्पस, ये वाला ब्रीच हो गया। प्लस वो और क्या चीज में जाएंगे याद करो, वो जाएंगे तुम्हारा अदर मिसकंडक्ट में भी चले जाएंगे। अदर मिसकंडक्ट में कौन सा, याद करो, जो डिसरिप्यूट लेके आता क्लॉज 2 में अपने पढ़े थे, इस फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 4 में डिसरिप्यूट लेके आता, तो वो वहां पे भी फंस जाएंगे। तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, उसने इंटरेस्ट किया 10 लाख रुपीज विद इट ऑडिटर मिस्टर राम एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म टू इन्वेस्ट इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। ऑडिटर उसको सेविंग बैंक अकाउंट में रख दिया अपने, एंड नो इन्वेस्टमेंट वाज मेड इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो अपने सेविंग बैंक अकाउंट में रखा, प्लस उसको इन्वेस्ट भी नहीं किया 3 महीना के अंदर। रीजनेबल टाइम क्रॉस हो गया, तुमको पैसा क्यों दिया गया था, इन्वेस्ट करने के लिए, तुमने नहीं किया, तो तुम क्या हो जाओगे, प्रोफेशनली मिसकंडक्ट हो जाओगे तुम क्लॉज नंबर 10 में ऑफ सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 में। तो अपने क्या पढ़े, चलो एक क्विक रिवीजन मार लेते हैं फटाफट। यहाँ पे अपना खत्म हो जाता है पार्ट 1। पार्ट 1 में क्या था, सेकंड शेड्यूल का पार्ट 1 क्लॉज नंबर 1, फेल टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन। क्लॉज 2 क्या बोलता है, सर्टिफाई नहीं करना है तुमको अपने नाम पे या फर्म के नाम पे जब तक तुमने खुद से नहीं काम किया है। क्लॉज 3 क्या बोलता है, सट्टेबाजी वाला, एक्यूरेसी वाला, एस्टिमेशन वाला। क्लॉज 4 क्या बोलता है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट वाला। क्लॉज 5 क्या बोलता है तुम्हारा, फेल टू डिस्क्लोज मटीरियल फैक्ट। क्लॉज 6 क्या बोलता है, फेल टू रिपोर्ट मटीरियल मिसस्टेटमेंट।
दोनों में डिफरेंस क्या है, वहाँ डिस्क्लोज था, यहाँ रिपोर्ट है, यहाँ वहाँ मटेरियल फैक्ट है, यहाँ मिसस्टेटमेंट है, वहाँ नॉट डिस्क्लोज है, और यहाँ पे ये अपीयर हो रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, यहाँ पे नॉट डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट था। तो ये बारीक तरीका है इसको लर्न करने का। 7 और 8 हर जगह आता है। 7 ड्यू डिलिजेंस और क्रॉस निग्लिजेंट वाला है, और 8 वाला जो तुम्हारा फेल टू ऑब्टेन सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस टू एक्सप्रेशन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लॉज 9 क्या बोलता है कि अगर फेल टू इनवाइट अटेंशन टू मटेरियल डिपार्चर फ्रॉम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिस या प्रोसीजर, यानी समझ लो अगर अकाउंटिंग पॉलिसी भी अगर तुमने ठीक से फॉलो नहीं की है कंपनी ने, और तुमने अगर ये चीज बताई नहीं अपने रिपोर्ट में, तो भी तुम 9 में भी चले जाओगे, 7 में भी चले जाओगे। फिर क्लॉज 10 क्या बोलता है कि आपको अगर कोई रुपया मिला है तो या तो उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखो, और या तो फिर आप उसको इन्वेस्ट करो, जिस काम के लिए मिला उस काम के लिए यूज करो, उस काम के लिए यूज करो विद इन रीजनेबल टाइम। अब आते हैं पार्ट 2 ऑफ सेकेंड शेड्यूल। A member of institute, whether in practice or not, shall be guilty of professional misconduct. A member of institute, whether in practice or not, shall be guilty of professional misconduct if clause number 1, अगर आप कॉन्ट्रावेन करते हो कोई भी प्रोविजन ऑफ द एक्ट, रेगुलेशन या काउंसिल का गाइडलाइन, आप कॉन्ट्रावेन करते हो कोई भी प्रोविजन ऑफ द एक्ट, रेगुलेशन या काउंसिल का गाइडलाइन। Contravention of Section 6 of the Act for having issued a certificate in respect of consumption statement of a concern as a chartered accountant in practice on a date when he was not even applied for certificate of practice। बिना COP लिए आपने अगर प्रैक्टिस का काम किया है तो आप गिल्टी हो जाओगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए, पार्ट 2 क्लॉज 1 सेकेंड शेड्यूल, जो कि आपने कॉन्ट्रावेन कर दिया प्रोविजन ऑफ द एक्ट, जो कि क्या बोलता है कि बिना COP के आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। Chartered accountant issue confidential and private circular to client where in addition to describing himself as chartered accountant, he also described him as investment consultant public accountant. By this circular, he introduced himself to public and private limited companies which were accepting fixed deposit and loan through him. So he was held guilty of professional misconduct of clause 1 part 2 of second schedule। यानी अगर आप ध्यान दो तो ये क्लॉज 1 और पार्ट 2 और सेकंड शेड्यूल का क्लॉज 1 को आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई करते हो तो बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा। मैं आपको एक मस्त ट्रिक बताता हूँ। आपको कोई भी क्वेश्चन आया और उस क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि ब्रीच हुआ है, तो आप तुरंत इस वाले क्लॉज को अप्लाई कर सकते हो कहीं पे भी। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर कुछ भी अगर उस पर क्लॉज लग रहा है तो उसके साथ ये भी लग जाएगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रावेन कर देगा प्रोविजन ऑफ द एक्ट, रेगुलेशन या काउंसिल गाइडलाइन को, तो ऑटोमेटिकली दो उस पे लग जाएंगे। अगर आप चाहो तो ये वाला चीज कर सकते हो, काफी अच्छा इंप्रेशन जाएगा। क्लॉज 2 याद करो, हम लोग बोले थे यहाँ से क्रॉस रेफर करेंगे। डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन बाय एम्प्लॉय अक्वायर्ड ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट अनलेस परमिटेड बाय एम्प्लॉयर और रिक्वायर्ड बाय लॉ। सेम वैसा ही है जो अपने वहां पार्ट 1 के क्लॉज 1 में पढ़े थे सेकंड शेड्यूल का। यह है सेकंड शेड्यूल का पार्ट 2 का क्लॉज 2, जो कि बोलता है अगर एम्प्लॉय को भी कोई इन्फॉर्मेशन मिला है ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट तो वो उसको भी साझा नहीं कर सकता है किसी के साथ, अनलेस परमिटेड बाय क्लाइंट और रिक्वायर्ड बाय लॉ, अनलेस परमिटेड बाय क्लाइंट और रिक्वायर्ड बाय लॉ। क्लॉज 3 याद करो, ये अपने ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। कहां पे अपने पढ़े? फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 2 का क्लॉज 2 में, फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 2 का क्लॉज 2 में। और अपने क्या कर रहे हैं? अपने कर रहे हैं पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल का क्लॉज 3, जहां पे अपने क्या पढ़ेंगे? कोई भी इंफॉर्मेशन सबमिट किया अगर हम लोग ICAI को, काउंसिल को, कमिटी को, डिसिप्लिनरी कमिटी को, डायरेक्टरी डिसिप्लिन या बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, किसी को भी अगर सबमिट किया ICAI से रिलेटेड, नोइंग इट टू बी फॉल्स, यानी मैंने आपको उस समय भी समझाया था क्या, एक इंफॉर्मेशन है ICAI ने आपसे मांगी, आपने नहीं दी, तो फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल में आप पार्ट 2 का क्लॉज 2 में चले जाओगे। कोई इंफॉर्मेशन है ICAI ने आपसे मांगी, आपने दी, गलत दी, तो उस सिनेरियो में आप सेकंड शेड्यूल का पार्ट 2 का क्लॉज 2 में चले जाओगे, सेकंड शेड्यूल का पार्ट 2 का क्लॉज 3 में चले जाओगे, सेकंड शेड्यूल का पार्ट 2 का क्लॉज 3 में चले जाओगे। आर्टिकल असिस्टेंट से रिलेटेड वाले क्वेश्चन इसमें आते हैं, याद रखना, वो एक दो क्वेश्चन करोगे आप अपना तो आप समझ जाओगे। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग बिफोर डिसिप्लिनरी कमेटी, रॉन्ग स्टेटमेंट हमने दे दिया, रॉन्ग स्टेटमेंट हमने दे दिया तो हम क्लॉज 3 में चले जाएंगे, पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल का। रिपीटेड रिमाइंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट फेल टू रिप्लाई टू द लेटर ऑफ इंस्टीट्यूट, हमने रिप्लाई ही नहीं दिया। अगर आपने रिप्लाई ही नहीं दिया तो आप कहां चले जाओगे? फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 2 का क्लॉज 2 में, फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 2 का क्लॉज 2 में। इंस्पाइट एम्प्लॉयमेंट में हम थे कंपनी के, फ्रॉम 9 AM to 2 PM एंड डिवोटेड 30 आवर पर वीक इन द सेड एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद भी हमने अपना मेन ऑक्यूपेशन फुल टाइम प्रैक्टिस दिखाया, तो ये अलाउड नहीं है। अपने क्या ब्रीच कर दिया? अपने ये वाला प्रोविजन ब्रीच कर दिया, ठीक है, तो क्लॉज 1 अपने पे एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लॉज 4 याद करो, ऊपर क्या पढ़ के आए थे
क्लॉज 10 में अपने क्या पढ़े थे, पार्ट 1 का सेकंड शेड्यूल में क्या पढ़े थे कि अगर पैसा मिला है तो उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखो और या तो जिस काम के लिए मिला उस काम के लिए यूज करो विद इन रीजनेबल टाइम। बट अगर आप पैसे का डिफाल्केमेशन या इम्बेजलमेंट ऑफ कैश करते हो, डिफाल्केमेशन और इम्बेजलमेंट ऑफ कैश करते हो, तो आपको पार्ट टू का सेकंड शेड्यूल का पार्ट 2 का क्लॉज 4 लग जाएगा, सेकंड शेड्यूल का पार्ट 2 क्लॉज 4 लग जाएगा। बारीक डिफरेंस समझ में आ रहा है ना सबने, आ रहा है ना, वेरी गुड। पार्ट 3 ऑफ सेकंड शेड्यूल, ये तो इतना बड़ा है कि मैं क्या बोलूं, इसमें ही सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला है। आ जाओ करते हैं, अभी से स्टार्ट करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। पार्ट 3 ऑफ सेकंड शेड्यूल क्या बोलता है, a member of institute whether in practice or not shall be deemed to be guilty of other misconduct clause 1 guilty of any offense which is punishable with imprisonment exceeding 6 months। खत्म, इतना ही था। ठीक है, इसमें एक ही क्लॉज है जो कि बोलता है कि 6 महीने से ज्यादा इंप्रिजनमेंट हुआ है तो सेकंड शेड्यूल का पार्ट 3 में चले जाओगे। अच्छा, अगर 6 महीना से कम हुआ है तो तुम फर्स्ट शेड्यूल में चले जाओगे। फर्स्ट शेड्यूल में आप चले जाओगे यहाँ पे क्लॉज 1 में, पार्ट 4 फर्स्ट शेड्यूल क्लॉज 1 इंप्रिजनमेंट लेस देन 6 मंथ में यहाँ, और मोर देन 6 मंथ में आप चले जाओगे क्लॉज 1 पार्ट 3 सेकंड शेड्यूल में। तो दैट्स इट दोस्तों, यहाँ पे आपका खत्म हो गया। ये आप क्यूआर को स्कैन करके हम लोग के साथ कनेक्ट हो सकते हो। चार्टर्ड एस्पिरेंट, ये हम लोग का टेलीग्राम चैनल है, आप चाहो तो यहाँ पे हम लोग के साथ कनेक्ट हो सकते हो, चाहो तो स्कैन कर लो फटाफट स्कैन करो और कनेक्ट हो जाओ। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक करना भूलना मत, ठीक है, बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं। और दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। यहाँ आपका सेकंड शेड्यूल भी खत्म हो जाता है, तो अपने शेड्यूल करना था प्रोफेशनल का, फर्स्ट वाला कल कर लिए, सेकंड आज कर लिए। अब आप इसके सारे क्वेश्चन बना लेना, अपने मिला जुला के पढ़े हैं तो काफी सारे इंटरलिंकिंग भी लगा हुआ है। नहीं समझ आया तो इस वीडियो को एक और बार ही देख लेना, एक बार के लिए इसको 1.25 से ज्यादा में मत देखना, नहीं तो ठीक से समझेगा नहीं। एंड उसके बाद सारे क्वेश्चन बना लेना, इस नोट्स को डाउनलोड कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में तो लिंक मिल ही जाएगा। दैट्स इट, चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।